वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपका दोस्त एजुकेटर अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का परीक्षा सार से हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है अभी फाइनल एग्जाम में। और साथ साथ हम अकाउंट्स का भी पार्ट 1 हमने जारी कर दिया है, यूट्यूब में अपलोड हो गया है। जो वो वीडियो नहीं देखा है वो अपने अकाउंट्स का भी थ्योरी पार्ट का तैयारी वहां से कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चंस को हमको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आज हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उसी को ही करके जाना। मेरे को पढ़ाते हुए 7 से 8 साल हो गया है, तो मेरा जो 7 से 8 साल का जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स में कुल टोटल एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं। उसके बाद फिर हम एक एक करके चैप्टर वाइज हम चालू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, पहले चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स सीजी बोर्ड क्लास 12th, यहाँ पर आपका जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उसमें आपको कुल टोटल 24 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच कैरी 1 मार्क्स। मतलब 8 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि 1 नंबर के आएंगे और ये शॉर्ट आंसर रहेगा। मैं आपको बताऊं तो जैसे कि अकाउंट्स में आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है, वैसे यहाँ पर एमसीक्यू नहीं आएगा, यहाँ पर आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 1 से लेकर 8 क्वेश्चन, मतलब 1 से 8 मतलब टोटल 8 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक के ये 3 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो कि 4 मार्क्स कैरी करेगा। और क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स कैरी करेगा। मतलब 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। और देखिए खास बात ये है, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24, 13 से लेकर 24 तक के आपको ऑप्शनल मिलेगा। ऑप्शन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 to 24 हैव इंटरनल चॉइस। मतलब आपको चॉइस मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 दिया है और 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको दोनों में से जो आपको आता है वो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको दोनों में से जो भी आता है वो आप बना लीजिए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि आपका जो 4 नंबर और 6 नंबर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके ऑप्शनल में आएंगे। मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो आपको आता है आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये बात हुआ कि कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पर नवबोध का जो परीक्षा सार है उसको लिया है और उसी के आधार पर ही मैं आपको क्वेश्चन और आंसर करवाने वाला हूँ। आपके पास अगर कोई दूसरी बुक है तो भी चल जाएगा, बस मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुल टोटल आप देखोगे तो 2 पार्ट है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर हैं। ये पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और चैप्टर ये सारे नाम दिए हुए हैं। ये इंट्रोडक्शन है, कंज्यूमर एंड इक्विलिब्रियम डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसके अंदर भी और चैप्टर हैं। ठीक है, सब पार्ट में डिवाइड है। तो ये सारे के सारे चैप्टर हैं। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आज पार्ट 1 है। आपको धीरे धीरे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में ऐसे आपको चैप्टर दिखते चलेंगे। उसके क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, प्लस बताऊंगा भी कौन से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आइए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके आप माइक्रो और माइक्रो के आप डिफरेंस को याद कर लेना। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये याद कर लेना। वो याद कर लिए हो तो अगर मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स या व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये भी आप बना लोगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स और व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए इन दोनों माइक्रो और मैक्रो दोनों में क्या अंतर है? माइक्रो में ये आई लिखा रहता है और मैक्रो में ए लिखा रहता है। आई का मतलब यहां पर आप समझो इंडिविजुअल, और ए का मतलब होता है एग्रीगेट। ठीक है,
ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि किसी इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, और अगर हम सभी लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। एक ऑथर ने, एक इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि स्टडी ऑफ सिंगल ट्री इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम किसी एक पेड़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। और स्टडी अबाउट जंगल, ठीक है, अगर पूरा एक जंगल के बारे में, पूरा फॉरेस्ट, स्टडी अबाउट फॉरेस्ट, पूरे अगर जंगल का स्टडी कर रहे हैं, जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं सबका स्टडी कर रहे हैं तो वो मैक्रो कहलाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आप इसको समझना। तो सबसे पहले माइक्रो पढ़ लेते हैं, माइक्रो क्या बोलता है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक्स एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है। पर्टिकुलर फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में या किसी इंडिविजुअल के इनकम के बारे में, इंडिविजुअल के आपके हाउस होल्ड के बारे में, वो सारी चीजें क्या कहलाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन अदर वर्ड इट इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक, इसको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक इकोनॉमिक। ठीक है, स्टडी ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक किसको बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एम एट डीलिंग विद द एग्रीगेट एवरेज, इट इज नॉट इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल आइटम बट एज द टोटल सेविंग, टोटल कंजप्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एक्सेट्रा। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं जैसे कि अगर किसी इंडिविजुअल के बारे में हम इनकम के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो कहलाएगा, और अगर नेशनल इनकम के बारे में बात हो रहा है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका, नेशनल इनकम हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ये सब का स्टडी किसके अंदर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर लेना। ठीक, आगे आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। देखिए ये सब तो बताने वाली बात नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो ऐसी एक्टिविटी जिससे हमको पैसा अर्न होता है, जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ कौन सा है, तो आपका मैक्रो और माइक्रो, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर भी देखिए वही दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है। अब अभी हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए राइट मेन अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मोस्ट आईएमपी है, 4 से 6 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एजम्पशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो देखो अगर इसको समझना है तो कुछ एजम्पशन होते हैं, एजम्पशन इसको समझ लो। एजम्पशन आप लिखोगे, पहला तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दूसरा होता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तीसरा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज। देखिए ये क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं कि ये क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज, उसके बाद ओनली 2 गुड्स प्रोड्यूस गुड X एंड गुड Y। पांचवा MRT इज राइजिंग, MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। एक चीज को समझना, ठीक है, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा ना आप बना लेंगे। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अगर पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए कुछ एजम्पशन होती है, कुछ अवधारणाएं होती है। जैसे कि पहला तो रिसोर्स आर लिमिटेड, हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। मान के चलो हमारे पास ये एक जमीन का टुकड़ा है, मात्र 1 एकड़ जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, 1 एकड़, 1 एकड़ है। ठीक है, ये क्या है, लिमिटेड है।
फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब ये होता है, ये 1 एकड़ है ना, तो ये पूरे एरिया में हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं। क्लियर है ना? ऐसा नहीं है कि एक आध एरिया को हम थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं और वहां पर नहीं कर रहे हैं खेती, पूरा का पूरा जगह में हम वहां पर फार्मिंग कर रहे हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज। देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज नहीं होगा, जो टेक्नोलॉजी लगा हुआ है एज इट इज वही लगा रहेगा और बढ़ेगा नहीं। ओनली 2 गुड्स प्रोड्यूस, गुड्स X एंड गुड Y। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस किया जा सकता है और तीसरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, MRT इज राइजिंग, इसको आगे समझेंगे। देखिए यहां पर अगर वीट और राइस का प्रोडक्शन करना है, मान के चलो यहां पर 5 क्विंटल वीट होता है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, इतना नहीं होता, फिर भी एक एग्जाम्पल, 5 क्विंटल वीट होता है और राइस होता है 4 क्विंटल, ये 1 एकड़ में ही कर रहे हैं। अगर मेरे को राइस को बढ़ाना है, अगर मेरे को राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, वीट का प्रोडक्शन कम करूंगा। और वही बात करें, अगर मेरे को वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, राइस का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर आपको अगर राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप वीट का प्रोडक्शन कम मत करो, आप दूसरे जगह में आप प्रोडक्शन कर लो। तो यहां पर क्या एजम्पशन है, रिसोर्स आर लिमिटेड। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सीधी बात कि अगर आपको कोई एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और दूसरी चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो पहली चीज का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या एजम्पशन मानते हैं, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, आप पहली बात तो भैया रिसोर्स आर लिमिटेड, मतलब हमारे पास जमीन का टुकड़ा जो है वो लिमिटेड है, हम बढ़ा नहीं सकते हैं। और दूसरा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल करना है। अब कई बच्चे लोगों के मन में ये आता है कि सर क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर प्रोडक्शन बढ़ा लें। तो भैया पीपीसी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक एजम्पशन होता है जिसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज, मतलब कि प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। और ओनली 2 गुड्स प्रोड्यूस, गुड्स X एंड Y। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप बोलोगे सर राइस का प्रोडक्शन ही मत करो, वीट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो नहीं, यहाँ पर दोनों प्रोडक्शन करना है। ठीक, उसके बाद MRT इज राइजिंग, तो इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, आप रट लेना, ये चारों का तो मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यही एजम्पशन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, पीपीसी कर्व, पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में आता है तो ये पहले तो एजम्पशन लिख देना, ये 4 एजम्पशन, उसके बाद एक डायग्राम बना देना। तो देखो मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरीके से बनेगा। मान के चलो ये वीट है और ये राइस है, 0 1 2 3 4। जब एक भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था वीट का तो राइस 10 क्विंटल हो रहा था, लेकिन जैसे ही वीट का प्रोडक्शन जैसे कि बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर राइस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 क्विंटल होगा। और वैसे ही राइस का और हम कम कर दिए, अगर प्रोडक्शन को कम कर दिए तो वीट 2 क्विंटल बन जाएगा, प्रोडक्शन होगा। और अगर वीट का प्रोडक्शन को और बढ़ाना है तो राइस का प्रोडक्शन फिर से कम हो जाएगा। और वही वीट का प्रोडक्शन और बढ़ा दिए, 4 क्विंटल करना है तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर राइस को और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैथमेटिक्स मत लगाना कि सर ये 1 हो रहा है तो 9 है तो फिर 2 करेंगे तो ये 8 होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये इसमें मैथमेटिक्स नहीं इस्तेमाल होगा, ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। और इस तरीके से अगर ये चार्ट बनेगा तो इसका जो डायग्राम बनेगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां पर ये जो एक्स एक्सिस है ये गुड एक्स को शो करेगा और यहां पर ये गुड वाई को शो करेगा। और डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो, जब यहां पर वीट का प्रोडक्शन 0 था तो यहां पर राइस कितना था, मान के चलो यहां पर 10 क्विंटल बन रहा था। जब वीट का प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, 1 क्विंटल किया गया, तो राइस का प्रोडक्शन कहाँ कितना हो गया, यहां पर कुछ यहां पर आ गया। ठीक है, वैसे ही वीट का प्रोडक्शन और बढ़ाया गया तो ये आ गया 7 में। ठीक है, नीचे 7। उसके बाद वीट का प्रोडक्शन 3 क्विंटल किया गया तो राइस में कितना आ गया, ये 4 आ गया। और उसके बाद वीट का प्रोडक्शन और बढ़ाया गया तो राइस तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है ये कुछ इस तरीके से ऐसा बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, पीपीसी कर्व बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी को पीपीसी कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आप अगर बना कर आ जाओगे तो आपको पूरा 4 नंबर या 6 नंबर जितने का भी आएगा ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है,
तो इतना ही है, इसी को बोलते हैं पीपीसी कर्व। तो देखो फिर से आते हैं हम लोग, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है राइट द मेन अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो भैया क्या क्या एजम्पशन है, तो एजम्पशन अभी आपको मैं बताया, रिसोर्स आर लिमिटेड, ओनली 2 गुड्स प्रोड्यूस, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विल रिमेन अनचेंज, और एमआरटी इज राइजिंग। ठीक है, तो यही बस आपके 4 पॉइंट है, ये ऐसे ही दिया हुआ है, बस थोड़े से वर्डिंग अलग है। देखो फॉलोइंग आर द मेन assumption ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इकोनॉमिक प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई इन डिफरेंट प्रपोर्शन। उसके बाद अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल इन इकोनॉमी आर गिवन एंड फिक्स, मतलब रिसोर्स जितना भी है वो गिवन है और फिक्स्ड है, मतलब वही रिसोर्स आर लिमिटेड। सी है रिसोर्स आर नॉट स्पेसिफाइड, दे कैन बी शिफ्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन वन गुड्स टू अदर गुड्स। ठीक है, आगे दिया हुआ है रिसोर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड। देखो रिसोर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका पूरा सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सी है ई स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी इज गिवन एंड रिमेन अनचेंज। तो जो प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी है वो गिवन है और वो अनचेंज है, रिमेन अनचेंज मतलब कि वो चेंज नहीं होगा। एफ है रिसोर्स आर एफिशिएंटली एम्प्लॉय, रिसोर्स आर एफिशिएंटली एम्प्लॉय और रिसोर्स, यहाँ रिसोर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, एजम्पशन हो गया। अगर एजम्पशन क्या क्या मानना पड़ता है हमको जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं, तो ये सारी बातों को हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं। जो मैं लिखा था वो भी लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर ऐसा बुक में लिखा हुआ है इसको लिख दो। क्लियर है, आगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एग्जाम में करके जाना। उसके बाद देखो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो जो अभी पीछे बना के बताया ना, एजम्पशन लिख देना, डायग्राम बना देना, मिल जाएगा पूरा का पूरा मार्क्स 6 नंबर। ठीक है, आगे ये तो हो गया। इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका जो बुक है वो माइक्रो और मैक्रो ही पढ़ते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप करके जाइएगा यूनिट 1 से। तो देखो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडी इंडिविजुअल लाइक इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई, प्राइस। इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। तो ये इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है, जैसे कोई एक फर्म के बारे में स्टडी कर रहा है, या इंडस्ट्रीज मतलब एक इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी कर रहा है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक साइंस विच स्टडी एग्रीगेट इकोनॉमिक। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल इकोनॉमी, लाइक डिमांड एग्रीगेट, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजों के बारे में स्टडी करता है। क्लियर है, आगे स्कोप, इसका जो स्कोप है वो नैरो स्कोप रहता है। ठीक है, इट हैज अ नैरो स्कोप बिकॉज इंडिविजुअल मार्केट, किसी एक मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं हम। इंडिविजुअल मार्केट मतलब अगर हमको जैसे कि टेक्सटाइल मार्केट के बारे में ही सिर्फ हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नैरो स्कोप कहलाएगा। या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स है लेकिन वो नैरो स्कोप है, किसी एक क्षेत्र के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद इट हैज अ वाइडर स्कोप बिकॉज हियर वी स्टडी अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पर हम नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट मैटर, इट एम, अच्छा ये वाला सब्जेक्ट, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल कंजप्शन। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअली ही स्टडी करेंगे और यहां पर क्या होगा, एग्रीगेट होगा। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, जनरल प्राइस लेवल, पब्लिक रेवेन्यू, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। इसका एम क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करने का, इट एम आर टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी। द ऑब्जेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू स्टडी द प्रिंसिपल प्रॉब्लम पॉलिसीज कंसर्निंग द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो किसी इंडिविजुअल के प्रॉब्लम के बारे में स्टडी किया जाता है
और उसको रिसॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। आगे, इट एम एनालिज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, इट ऑब्जेक्ट टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसी एंड प्रिंसिपल रिलेटिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जैसे हमारे देश में बहुत सारी पॉलिसी बनाई जाती है, तो कोई भी पॉलिसी कैसे बनाया जाता है, पहले स्टडी किया जाता है। और क्या चीज़ का स्टडी किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी किया जाता है। ठीक है। नेचर ये बहुत सिंपल है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद इंपॉर्टेंस, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? तो भैया किसी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या पॉलिसी बनाने में काम आता है। और मैक्रो इकोनॉमिक देश के लिए काम आता है। It is important in analyzing individual problem and individual policy formation। तो इसको इंडिविजुअल प्रॉब्लम को एनालाइज करने में और इंडिविजुअल पॉलिसी का फॉर्मेशन करने में काम आता है। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एनालाइज द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमको नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम को एनालिस किया जाता है और उसके आधार पर पॉलिसी बनाया जाता है। तो ये हुआ आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन। तो आप अगर इसको याद कर लिए तो आपका अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर पूछा जा रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप बिल्कुल इसी को लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन करना है, पहला तो पीपीसी कर्व वाला और दूसरा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी उसी का ही दिया हुआ है, पीपीसी का। अब आपको सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, इसको पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है। देखो, इकोनॉमी तीन टाइप के होते हैं। पहला तो आपका एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होता है वो मार्केट इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है। तो अब इनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट करेगा और जितने भी प्रोडक्ट के प्राइस हैं या सर्विस के प्राइस हैं वो सब गवर्नमेंट तय करेगा। और गवर्नमेंट का मेन मोटिव रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो। ऐसे इकोनॉमी को क्या बोला जाता है? सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोला जाता है। और ऐसा इकोनॉमी जो मार्केट के आधार पर चले, जैसे डिमांड सप्लाई, वो मार्केट जैसा फ्लक्चुएट हो रहा है वो ऑटोमेटिक ही उसका प्राइस तय हो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। और उसमें गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट उसका कोई हस्तक्षेप ना हो। ये सारा चीज़ क्या कहलाता है? किसके अंदर आता है? मार्केट इकोनॉमी के अंदर आता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, ये बेसिस ऑफ डिफरेंस, किस आधार पर हम इसको डिफरेंस कर रहे हैं? तो डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें डिसीजन गवर्नमेंट लेता है और इसमें गवर्नमेंट नहीं लेता है। ठीक है। यहाँ डिमांड सप्लाई के आधार पर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस तय होता है। इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द मेजर डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी। तो यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। इन मार्केट इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट, ये मार्केट के आधार पर चलता है। इट इज़ फ्री इकोनॉमी इन विच कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर फ्री टू टेक देयर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन डिसीजन। ठीक है। तो ये फ्री मार्केट होता है, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है और कोई भी कंज्यूमर कैसे भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, ये फ्री रहते हैं। ठीक। अब एम, यहाँ पर मेन एम क्या रहता है? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का और मार्केट इकोनॉमी का। तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो भाई सरकार कोई भी काम करती है तो वो किस लिए करती है? सोशल वेलफेयर के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं करती। आप यहाँ इंडिया में आप देखोगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट, जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है
गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये सब क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है? ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। जैसे कि बहुत सारे लोग सेजिस में पढ़ते हैं, स्वामी आत्मानंद में पढ़ते हैं, बहुत मिनिमम फीस में 500-1000 रुपये देकर वो पूरे साल भर पढ़ लेते हैं। तो ये क्या किया जा रहा है? ये सोशल वेलफेयर है कि नहीं? गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा कमाने के लिए उस स्कूल को नहीं खोला गया है, तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर होता है। आगे, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर इन मार्केट इकोनॉमी इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, so the producer will produce those goods the price of which are relatively high। तो यहाँ पर क्या होता है मार्केट इकोनॉमी में यहाँ पर प्रोड्यूसर ऐसा गुड्स बनाता है जिसका प्राइस मार्केट में ज़्यादा हो, लोग उसकी डिमांड ज़्यादा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, आगे रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर तो भैया पूरा का पूरा रोल रहता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट रोल रहता है। ठीक है, डायरेक्ट रोल नहीं रहता। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दिस इकोनॉमी इज एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पर पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करता है सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी में गवर्नमेंट। ठीक है, बात करें मार्केट इकोनॉमी में, तो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट डज नॉट प्ले एनी डायरेक्ट रोल। तो यहाँ पर डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता, जिसको जो बनाना है बना सकता है, इनडायरेक्ट वो पॉलिसी बना सकता है, लेकिन डायरेक्ट वो पॉलिसी नहीं बनाता है। बात करें प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस, इन दिस इकोनॉमी द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है कि किस तरीके से प्रोग्रेस करना है या डेवलपमेंट करना है, उसको कौन प्रिपेयर करता है? गवर्नमेंट प्रिपेयर करता है। फॉर इट प्लान आर प्रिपेयर, तो पूरा प्लानिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। इन द मार्केट इकोनॉमी द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस इज केप्ट फ्री ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। ये मार्केट के आधार पर चलता है। अब कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, अब इसमें क्या कंट्रोल रहता है? द गवर्नमेंट कीप कंट्रोल ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट पूरा का पूरा प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंट्रोल में रखता है इंडिविजुअली। द गवर्नमेंट कीप कंट्रोल ऑन डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट यहाँ पर डिमांड सप्लाई को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। मार्केट इकोनॉमी में देयर इज नॉट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल। द डिमांड हियर इज कंट्रोल्ड बाय द सप्लाई, देयर इज नो कंट्रोल ऑन डिमांड। तो यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं रहता डिमांड पर। ठीक है, तो ये आप इसको कर लेना। ठीक है, सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी ये हुआ। अब इसके बाद लास्ट, इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन है मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको कर लेना। ठीक है, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक और है, उसको बताना भूल गया हूं तो बता दूंगा इसके बाद। अभी देखिए मार्केट इकोनॉमी, अभी तो हम लोग पढ़े कि मार्केट के आधार पर जो चलता है, जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी किसको बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि हमारा इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। सेम उसी प्रकार गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्राइवेट जितने भी फर्म हैं, वो उनका मेन मोटिव क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो इनका मेन उद्देश्य क्या है? सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण। तो हमारा जो इकोनॉमी है वो कैसा इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। और मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, जो मार्केट के आधार पर चलता है। तो देखो दिस आर द इकोनॉमी व्हेन देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्स। तो यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगे वो पूरा का पूरा कंट्रोल होगा मार्केट फोर्स के आधार पर। मार्केट फोर्स मतलब जितना डिमांड है, सप्लाई है, उस आधार पर। मिक्स्ड इकोनॉमी, these are the economy where the economic activity are governed by the free play market force। ये तो मार्केट फोर्स के आधार पर चलेगा पूरा का पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का यहाँ पर हस्तक्षेप रहेगा, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करेगा। आप देखे होंगे हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है ना, अगर किसी चीज का रेट बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट उसमें एक्शन लेना चालू कर देता है। जैसे कि यहाँ पर प्याज का रेट बढ़ जा रहा है, और प्याज का रेट बढ़ जा रहा है, तो यहाँ से हमारे भारत से, इंडिया से प्याज एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट करने को बंद कर देगा, ताकि भैया यहाँ सप्लाई जो है प्रॉपर हो सके और यहाँ पर उसकी प्राइस स्टेबल रहे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेता है यहाँ पर। आगे सेकंड, इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है वो
किस आधार पर लिया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो इसी आधार पर लिया जाता है। यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ बोथ, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो भैया प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करती है और पब्लिक जो है मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो सोशल वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पर ना जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है वो प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी देखता है, ठीक है। थर्ड, कंज्यूमर आर सोवरेन, सोवरेन मतलब कि स्वतंत्र हैं वो। ही बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, वो अपने आधार पर अपने मन से कोई सा भी गुड्स को परचेज कर सकते हैं। किसमें? आपका मार्केट इकोनॉमी में। और यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी में भी द कंज्यूमर इज सोवरेन, यहाँ पर भी सोवरेन है। भैया आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, आपको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो, आपको प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना है वहाँ करवाओ, सरकारी में जाना है तो सरकारी में करवा लो, है ना, आपकी मर्जी। आगे चौथा, मोस्ट रिसोर्स आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द पीपल, बहुत सारे रिसोर्स जो होते हैं वो कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द पीपल। द मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो मार्केट यहाँ पर ना प्राइस डिटरमाइन करता है कि कोई भी गुड्स का प्राइस क्या होगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि डिमांड अगर ज़्यादा है कोई प्रोडक्ट का और सप्लाई उसकी कम है तो प्राइस ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ जाता है। वही बात करें यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। तो मार्केट के आधार पर ही तय होता है। उसके बाद इसमें रिसोर्स आर कंट्रोल्ड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल, तो यहाँ पर जो रिसोर्स है उसको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट और पीपल दोनों। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट, तो यहाँ पर भी ना प्राइस डिटरमाइंड होता है मार्केट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है, तो गवर्नमेंट और यहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका दो, तो ये तीन ही आपको याद रखना है। पहला तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आपका पीपीसी कर्व को आप पढ़ लेना, और उसके बाद आपका मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। ये हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, उसको भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। कहाँ गया, स्टार्टिंग में ही था, ये है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। तो भैया क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है ना, बहुत आसान है भाई। पहली बात तो रिसोर्स अनलिमिटेड है, यहाँ पर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्स और रिसोर्स हैव अल्टरनेट यूज। तो देखिए ये जो पढ़ लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है। तो पहला तो पॉइंट आप लिखोगे रिसोर्स आर लिमिटेड, पहला पॉइंट होगा रिसोर्स आर लिमिटेड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रिसोर्स हैव अल्टरनेट यूज, अल्टरनेट यूज। और तीसरा है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझो। मान के चलो तुम्हारे घर वाले तुमको बर्थडे में 1000 रुपए दिए, ठीक है। 1000 रुपए तुमको तुम्हारे घर वाले दिए तुम्हारे बर्थडे में कि भैया तुम अपने बर्थडे में ये लो 1000 रुपए, तुमको जो करना है वो कर लो। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, आप सोचोगे यार ये 1000 रुपए का अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेता हूँ, या फिर आप सोचोगे कि इस पैसे को मैं बचा के रख लेता हूँ, या फिर आप सोचोगे कि इस पैसे से चलो एक काम करते हैं 1000 नहीं इसको 10,000 कर लेते हैं ताकि तो आप कुछ अच्छा कर सको। आप यहाँ पर अपने स्कूल के बच्चों को, कोचिंग के बच्चों को आप पार्टी दे सको, या फिर ये 10,000 रुपये आप बचा लो मोबाइल खरीदने के लिए, या फिर आप इसको आप बुक्स खरीद लो आप इस पैसे से, या फिर आप इस पैसे से आप कपड़े खरीद लो, या फिर इस कपड़े से आप सेव कर लो, या फिर मोबाइल खरीद लो। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन आते हैं कि नहीं आते। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि सर 10,000 रुपये है तो हम 1000 का पार्टी कर लेंगे, 1000 बचा लूंगा, 1000 रुपये का बुक खरीद लूंगा, ऐसा नहीं, ठीक है। आप 10,000 रुपये किसी एक ही जगह में आप खर्च कर सकते हैं, ऐसा एज्यूम कीजिए। तो मेरे भाई आपके पास देखो चॉइस बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन आपके पास पैसा क्या है, लिमिटेड ही है। आपके पास मात्र 10,000 रुपये ही है। अगर आप लोग चलो 10,000 को ज़्यादा मान रहे हो तो मैं यहाँ पर 1000 रुपये ले लेता हूँ। यार 1000 रुपये एक लिमिटेड पैसा है,
और आपके पास आपके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सारे हैं जो कि पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। सेम ऐसे ही इकोनॉमी में प्रॉब्लम होता है कि भैया रिसोर्स आर लिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड, तो यहाँ पर आपके पास 100 रुपये 1000 रुपये था, वो क्या है, रिसोर्स है। आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है और रिसोर्स हैव अल्टरनेट यूज। देखो ये 1000 रुपये का बहुत सारा अलग अलग इस्तेमाल है। आप पार्टी कर सकते हो दोस्त के साथ, उस पैसे को सेव कर सकते हो, या फिर बुक खरीद सकते हो जो कि आप खरीदोगे नहीं, या फिर आप अपने लिए बढ़िया कपड़ा खरीद सकते हो, या फिर आप मोबाइल खरीद सकते हो। तो देखो कितने सारे ऑप्शन आ गए उस पैसे को यूज करने के, है ना। और तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब कि जो ह्यूमन है उसके वांट्स कभी भी खत्म नहीं होते हैं। तो ये इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम चलते रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कारपेंटर है, ठीक है, लकड़ी का जो बढ़ई जो होता है वो अगर मान लो उसके पास लकड़ी है, तो लकड़ी भाई उसके पास लिमिटेड ही है, तो उसके पास लकड़ी क्या है, उसके लिए वुड जो है वो रिसोर्स लिमिटेड कहलाएगा। और उसके अल्टरनेट यूज हैं। अल्टरनेट यूज कैसे हैं, वो टेबल चेयर बना सकता है, स्टडी टेबल चेयर, या फिर बेड बना सकता है, या फिर वार्डरोब बना सकता है, ड्रेसिंग टेबल बना सकता है, कितने सारे ऑप्शन हैं। और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और ह्यूमन के वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो यही इकोनॉमी में प्रॉब्लम चलता रहता है। तो उसी चीज के बारे में दिया हुआ है कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाई डज प्रॉब्लम अराइज। तो क्यों होता है, तो भैया पहला तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्स, और तीसरा आप लिख देना कि आपका क्या था, रिसोर्स आर लिमिटेड, रिसोर्स हैव अल्टरनेट यूज, ठीक है। ये 3 पॉइंट के अंदर आप डिस्कस कर देना, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा मेहनत, मेरा काम आपको अगर पसंद आ रहा है और अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, ताकि उनके भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।